Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। क्या महंगा है और क्या नहीं, इस पर अब भारत एकमत नहीं रहा। गली नुक्कड़ पर खड़े अर्थशास्त्री आपको बताएंगे और बता नहीं पाए तो व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे कि ना ईंधन महंगा हुआ न नींबू, कमाते हैं तो खर्चा भी करने लगेंगे। अब लगने लगा है कि अगर पॉवर्टी एक स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है तो इन्फ्लेशन भी एक स्टेट ऑफ माइंड ही होगा। तभी तो 18 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी पीएम ने नहीं बढ़ने दी खाद्य पदार्थों की कीमत। साथ में एक अखबार की कतरन भी थी जिसमें उस कार्यक्रम का ब्यौरा था जहां पूर्व डिप्टी सीएम जी ने ये बात कही। इस ट्वीट को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और थोक महंगाई के आंकड़ों पर खबरें इंटरनेट पर तैरने लगी। थोक महंगाई बढ़कर 14.5% हो गई है। ये मार्च 2022 के आंकड़े हैं। इसके साथ ही थोक महंगाई पिछले 10 साल के दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर चली गई है। इससे ज़्यादा थोक महंगाई सिर्फ नवंबर 2021 में देखने को मिली थी, तब ये 14.9% की दर से बढ़ रही थी। आप पूछेंगे ये सारी बातें हमें कैसे मालूम, तो जान लीजिए कि थोक महंगाई के आंकड़े आते हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI की शक्ल में। थोक और खुदरा महंगाई की गणना सरकार कैसे करती है, इसके लिए आपको कॉमर्स का छात्र होना होगा। पर मोटा माटी इतना जान लीजिए कि थोक महंगाई की गणना के लिए माल की ढुलाई का खर्च, टैक्स और दुकानदार के मार्जिन को हटाकर दाम देखा जाता है। और खुदरा महंगाई से उलट थोक महंगाई में सिर्फ वस्तुओं की कीमत को देखा जाता है। सेवाएं इस गणना का हिस्सा नहीं होती। फरवरी में थोक महंगाई थी 13.11% और जनवरी में थी 12.96%। इसका मतलब लगातार 3 महीनों से थोक महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 का आखिरी महीना मार्च ही था, तो अब 2021-22 का आखिरी औसत भी लगा लिया गया है जो कि 13% के लगभग बैठ रहा है। अप्रैल 2012 से खुदरा और थोक महंगाई की नई सीरीज के आधार पर गणना की जा रही है। साल 2021-22 इस सीरीज का सबसे महंगा साल साबित हुआ। लाजमी है कि आप जानना चाहेंगे कि दूसरा सबसे महंगा साल कौन सा था, तो इसके लिए हम आपको हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपे रोशन किशोर के लेख का हवाला देंगे। रोशन लिखते हैं कि आज से पहले थोक महंगाई का रिकॉर्ड था 2012-13 के नाम। तब थोक महंगाई 6.9% की रफ्तार से बढ़ रही थी। उन दिनों रघुवीर यादव का गाया गाना बहुत चर्चा में था, महंगाई डायन खाए जात है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि डायन की भूख शांत नहीं हुई, उसके पेट का आकार अब 2 गुना हो गया है। ये ठीक वही कहानी है जो हमने 1 अप्रैल को सुनाई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन हम खुदरा महंगाई की बात कर रहे थे। तब हमने आपको बताया था कि खुदरा महंगाई 17 महीनों में सबसे ज़्यादा हो गई है। थोक और खुदरा महंगाई बढ़ने का कारण कमोबेश एक ही है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारों ने टैक्स का बोझ कम नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इतना टैक्स वसूलते हैं कि पंप पर बिक रहे पेट्रोल के दाम में 50 से 52% रकम टैक्स की हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कच्चा तेल रिफाइनरी से पेट्रोल की शक्ल में बाहर निकलता है, तब दोनों सरकारें मिलकर मूल कीमत पर 100 से 104% का टैक्स लाद देती हैं। ये आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि ईंधन के दाम में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का हिस्सा कितना है और सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स का कितना। वैसे आप चाहें तो इस बात में राहत भी खोज सकते हैं कि रूसी आक्रमण के चलते भारत गेहूं का निर्यात कर रहा है और महंगाई के तेजी से बढ़ने के चलते सरकार के अनुमान से कहीं ज़्यादा टैक्स संग्रहण हो रहा है। पर चिंता की बात यह है, जो अमूमन देखने को भी मिलता है कि जब खुदरा महंगाई बढ़ती है तो थोक महंगाई की रफ्तार थमती है। पर इस बार ट्रेंड उल्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई अभी और रहने वाली है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अपनी सरकारों से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। दूसरी सुर्खी का संबंध है गुजरात से। गुजरात में चुनाव आसन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने तकरीबन 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण आदि भी। आज प्रधानमंत्री ने बनासकांठा की बनास डेयरी में एक नए डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के विद्या समीक्षा केंद्र को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। इसके द्वारा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल को सुनिश्चित किया जाता है।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जामनगर पहुंचे। यहां उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के साथ मिलकर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी GCTM का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर टेड्रोस खुद भारत आए थे। उन्होंने गुजराती में जनता का अभिवादन किया तो सभी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। डॉक्टर टेड्रोस के अलावा इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी शामिल हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और भूटान के प्रधानमंत्री लोटाय शेरिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। आपने मेहमानों की सूची सुनी, अब सुनिए कि ये GCTM क्या है और बनने के बाद क्या काम करेगा। इसके नाम में ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो ये पारंपरिक औषधियों से संबोधित है। WHO के मुताबिक अलग अलग संस्कृतियों के लोगों ने रोग टालने और उपचार हेतु जो ज्ञान, कौशल और परंपराएं अर्जित की, उन्हें ट्रेडिशनल मेडिसिन माना जाएगा। इसके तहत एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद जैसी उपचार पद्धतियां आती हैं। 2020 में भारत और WHO के बीच इन पद्धतियों पर काम करने के लिए GCTM की स्थापना का करार हुआ था। भारत इसके लिए तकरीबन 1900 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। GCTM के जरिए पारंपरिक पद्धतियों को लेकर वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च होगी और विश्व स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए पारंपरिक उपचार पद्धतियों का भी इस्तेमाल होने लगेगा। फिलहाल दुनिया में पारंपरिक पद्धतियों का ज्ञान बिखरा है, उसका संकलन नहीं हो रहा, न ही आधुनिक तरीके से रिसर्च की जा रही है और सारी जानकारी वक्त बीतने के साथ खो रही है। एक दूसरी समस्या यह भी है कि पारंपरिक इलाज के नाम पर कई अवैज्ञानिक तरीके भी उपचार में इस्तेमाल होते हैं। GCTM इन सब का हल खोजने की एक अच्छी कोशिश है। आखिरी सुर्खी का संबंध है कोरोना से। जी, हमने कल आपको केंद्र सरकार के बयान के बारे में बताया था। इसके मुताबिक केरल की तरफ से 5 दिन के आंकड़े एक साथ जारी करने के बारे में बताया और आंकड़ों में उछाल की वजह भी। आज जारी आंकड़ों में इस बात की तस्दीक होती दिखी। बीते 24 घंटे में पूरे देश में 1247 नए मामले सामने आए, 928 मरीज ठीक हुए, सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई यूपी में। लल्लन टॉप कोरोना पर नजर बनाए है। जो भी नई जानकारी सामने आएगी हम अपने जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे।